हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट कराने जा रही हूँ और ज्योग्राफी का आज हम टॉपिक करेंगे सोलर रेडिएशन। जैसे कि आपको पता है केवीएस में आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की भी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये आपका केवीएस से ही रिलेटेड है। ठीक है, केवीएस में आपका सोलर रेडिएशन यानी सूर्य ताप के नाम से या सौर विकिरण के नाम से टॉपिक है। ठीक है, सौर विकिरण। आगे चल के देखो इसी टॉपिक में तापमान भी आता है, आपका टेम्परेचर, तापमान, और इसके साथ साथ इसी टॉपिक में आपका उष्मा हीट बजट भी आ जाता है अर्थ का। तो ये सारे के सारे आपके केवीएस से ही रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण और केवीएस के साथ साथ आप अदर कोई भी पीजीटी एग्जाम देते हो ना ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो सभी के लिए आपका ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौर विकिरण हमारा टॉपिक है। एक टर्म आती है आपकी सूर्य ताप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई आइसोलेशन। देखो हिंदी वर्जन तो देखते हैं, हमें पता चल जाता है सूर्य ताप यानी सूर्य से हमें जो तापमान मिल रहा है वो हो गया सूर्य ताप, जो गर्मी मिल रही है वो हो गया सूर्य ताप। आइसोलेशन दे दे तो आइसोलेशन, तो इंग्लिश टर्म भी याद रखना थोड़ी बहुत। तो जो देखो आइसोलेशन क्या होता है, एक बार तो इसका मीनिंग ही पूछा गया था। ठीक है, आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो भाई इसे हम ये कह सकते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हिंदी में इसे बोलेंगे प्रवेशी सौर विकिरण। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है आइसोलेशन का, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य से जो आने वाली या आ रही है जो भी गर्मी, जो भी उष्मा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेशन कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। तो भाई पृथ्वी तक अगर हम बात करें हमारी अर्थ तक, क्योंकि वायुमंडल को क्रॉस करते हुए सूर्य से जो गर्मी या जो उष्मा आती है वो हमारी पृथ्वी तक आती है, और पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की जो भी उष्मा है उसे हम कहते हैं आइसोलेशन। यानी हमारी अर्थ तक सूर्य से जो भी उष्मा पहुंचेगी, जो भी गर्मी पहुंचेगी, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया आइसोलेशन क्या होता है। और एक सिंपल सी बात है, जो भी उष्मा, जो भी गर्मी हमारी पृथ्वी तक आती है, हमारी अर्थ इस गर्मी का सिर्फ 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। कितना, 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि पृथ्वी सूर्य से जो भी उष्मा आती है उस समस्त उष्मा का, सूर्य की समस्त उष्मा का, सूर्य के पास जितनी एनर्जी है उस समस्त गर्मी का, उष्मा का कितना % भाग प्राप्त करती है, तो भाई सिर्फ 2 अरबवां पार्ट ही हमारी अर्थ पर आता है। सूर्य के अंदर इतनी ज़्यादा उष्मा है, उसका सिर्फ 2 अरबवां भाग ही हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये था आपका आइसोलेशन। अब आपके आगे कुछ सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं। एक तो ये चीज़ याद रखना आप, सन है, सन से जो भी उष्मा आएगी वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आता है। सन से जो भी गर्मी आती है, जो भी उष्मा आती है, वो हिंदी में लघु तरंगों के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में। और ये सारी उष्मा लघु तरंगों के रूप में अर्थ के पास आती है, और अर्थ की से लास्ट में रात को फिर यहाँ से दोबारा से आपका क्या होता है भाई, जब ये उष्मा परावर्तित होती है, ठीक है, आपका प्रोसेस होते हैं अलग अलग, तो ये अर्थ से वापस जाती है लॉन्ग वेव के रूप में, यानी दीर्घ तरंगों के रूप में। तो आपको लघु तरंग और दीर्घ तरंग इन दोनों का पता होना चाहिए। शॉर्ट वेव कौन सी होती है, सूर्य से जब उष्मा आती है हमारी पृथ्वी पर, तो जिन तरंगों से आती है उन तरंगों को बोलते हैं लघु तरंगों के रूप में। यानी सीधी लाइन में बात कहें तो सूर्य की जो उष्मा है या सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक पहुंचती है वो लघु तरंगों के रूप में पहुंचती हैं, और अर्थ से जो तरंगे वापस अंतरिक्ष में जाती है रात के टाइम पर वो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है, लॉन्ग वेव के रूप में जाती है। तो लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे, अब ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट आती है भाई आपकी जो लाइट है, जो सनलाइट है। सनलाइट यानी सूर्य की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है, तो किस स्पीड से हो जाता है, तो 3
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर एरिया कवर कर देती है, क्रॉस कर देती है। कौन? सनलाइट या सूर्य की किरणें। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड भी आपको लर्न रखनी है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। अब नेक्स्ट आता है आपकी सन से आपकी लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा आ रही है। अर्थ के चारों ओर क्या है? अर्थ के चारों ओर है भाई आपका एटमॉस्फेयर। क्या है अर्थ के चारों ओर? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है। अब सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो आपके एटमॉस्फेयर पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना, प्रति मिनट लिख देती हूँ, प्रति मिनट यानी 1 मिनट में, और प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया पर इसकी बात की जा रही है। तो भाई जो सूर्य की गर्मी है, जो ऊष्मा है, किरणें हैं, एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर पर या एटमॉस्फेयर की बाहरी सतह पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपके पर 1.94 कैलोरी 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करता है। 1.94 कैलोरी ऊष्मा या एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन पिछली बार आपके केवीएस के एग्जाम में पूछा गया था। केवीएस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि वायुमंडल की बाहरी सतह पर आपके कितने ग्राम कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर था प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी सतह, सूर्य से जो भी ऊर्जा आ रही है 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर जो एरिया है वहां पर 1.94 कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है वायुमंडल की बाहरी सतह पर। यह क्वेश्चन पिछली बार आपके केवीएस में आया हुआ था, तो इसको ध्यान रखना। और ये बिल्कुल आपकी औसत ऊष्मा होती है, एवरेज होती है, मात्रा होती है, औसत मात्रा होती है, और ये बदलती नहीं है, एवरेज मात्रा है। ठीक है, बदलती नहीं है, औसत मात्रा है, ये औसतन लगा लेना भाई, एवरेज है, ये औसत है। औसत प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर एरिया पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है वायुमंडल की बाहरी सतह पर सूर्य से आने वाली एनर्जी से। तो औसत होती है, ये चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, और इसके साथ साथ ये क्या रहती है, आपकी स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये क्या होती है, 1.94 कैलोरी ऊष्मा हमेशा कांस्टेंट रहती है, मीन्स स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए इस 1.94 कैलोरी ऊष्मा को सौर स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, यानी सोलर स्थिरांक को आप कांस्टेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में, सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो हाँ, क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, आई थिंक ये कि पता नहीं कुछ ऐसा था कि सौर स्थिरांक में कितनी मात्रा होती है, तब आपका 1.94 कैलोरी ऊष्मा था ऑप्शन में, या फिर पता नहीं है वायुमंडल की। तो क्वेश्चन आया जरूर था 1.94 से। सौर स्थिरांक किसे कहते हैं? ये आपकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट एवरेज जो वैल्यू होती है 1.94 कैलोरी पर ऊष्मा, इसे ही बोलते हैं सौर स्थिरांक, इंग्लिश में बोल देते हैं सोलर कांस्टेंट। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ भाई, सन से जो भी वेव आएगी वो शॉर्ट वेव से आएंगी। ठीक है, और अर्थ जिन भी वेव को रिलीज करती है, छोड़ती है, वो लॉन्ग वेव के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती है रात को। सनलाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया 1.94 कैलोरी ऊष्मा, ये आपकी वायुमंडल की बाहरी सतह पर औसत है, ये एवरेज है, प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, रिसीव करता है वायुमंडल की आउटर लेयर। और किससे रिसीव करते हैं? सूर्य की एनर्जी से, ऊष्मा से। ये बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, एवरेज वैल्यू है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट आपके क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इतना मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा इसका बेसिक सा। अब इसके बाद जो सूर्य ताप है, सौर स्थिरांक है, इसमें नेक्स्ट चीज क्या आती है? अब देखो, हमारी पृथ्वी पर एक जैसा तो है नहीं,
और बहुत सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं आपके इंसोलेशन को। अब वो क्या क्या है चीज़ें, वो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, ये मैंने आपको पहले भी करा रखा भाई, जो इक्वल हो गया क्या, अभी थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। देखो ये आपका सन है, सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है भाई, रिवॉल्यूशन करती है सन के चारों ओर। तो ये दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन में जब सन और अर्थ दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बिल्कुल मिनिमम होती है, बिल्कुल कम होती है अपने मैक्सिमम टाइम के। तो वो कितनी होती है भाई, 14.70 करोड़। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था यहाँ से केवीएस में भी, और ये तो हर एग्जाम में आता है इस डायग्राम से क्वेश्चन। और जब अर्थ और सन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, मतलब सबसे कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं उपसौरिका। उप का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, उप का मीनिंग होता है निकट, यानी पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के बिल्कुल निकट होते हैं। ये वो सिचुएशन है। ये कब होती है भाई, 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को एक दूसरे के निकट होते हैं, ठीक है। और 3 जनवरी को ऋतु कौन सी होती है, शीत। तो इसे क्या बोलते हैं, शीत विषुव। क्या बोलेंगे इसे, शीत विषुव। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सन और अर्थ एक बार ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर भी होते हैं। ये डिस्टेंस कितना होता है, 15.20 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतना ही डिस्टेंस होता है। बोलते क्या है इस वाली सिचुएशन को, अपसौरिका। अप का मीनिंग होता है दूर, अपसौरिका, ठीक है। अपसौरिका, पेरिहिलिन, अपहिलिन, एपिहिलिन, पेरिहिलिन, ठीक है। कब होता है भैया, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। और इसे बोलते क्या है, 4 जुलाई को इंडिया में क्या है, गर्मी। तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रीष्म विश्व। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीधा आएंगे, जब आपके सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो वो किस डेट को होता है, 4 जुलाई। उसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म विषुव। कितनी डिस्टेंस होता है, 15.20 करोड़ किलोमीटर। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उपसौरिका। अपसौरिका, उपसौरिका में क्या होता है, सीधा आएगा। उपसौरिका में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य अपने बिल्कुल निकटतम होते हैं, नजदीक होते हैं। कितने किलोमीटर, 14.70 किलोमीटर की दूरी होती है। कब होता है, 3 जनवरी को। क्या कहते हैं, शीत विषुव कहते हैं, ठीक है। अब ये तो है मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये है भाई आपका मिनिमम डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का। एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो एवरेज डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का, तो आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, ठीक है। ये एवरेज डिस्टेंस रहेगा सन और अर्थ के बीच का, 14.98 करोड़ किलोमीटर। आपको ये सारा का सारा याद होना चाहिए। यहाँ से पिछली बार भी केवीएस में 1 नंबर का क्वेश्चन इस डायग्राम से आया था। एक सौर स्थिरांक से आया था, 1 नंबर का इससे आया था, ठीक है। हर बार केवीएस में इस डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है, कभी इसके बारे में पूछता है, कभी इसके बारे में, कभी ये डिस्टेंस पूछ लेता है, कभी मैक्सिमम मिनिमम, इस तरीके से चीज़ें एग्जामिनर पुट करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बना लेना, इसी तरीके से सारी चीज़ें लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा भैया आपके लिए। ये है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। और देखो आपको एक चीज़ पता चलेगी, आपने क्या देखा भाई, जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के नज़दीक है और जब एक दूसरे के साथ दूर है तो सूर्य ताप भी आपका उसी हिसाब से कम और ज़्यादा मिलेगा, है ना। 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कौन सी सिचुएशन है, पेरिहिलिन। इसे इंग्लिश वाला नाम भी याद रख लेना, कई बार उपसौरिका वगैरह कुछ नहीं डालता, और इसे बोलते हैं एपिहिलिन, ठीक है। पेरिहिलिन और एपिहिलिन। जब 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, पेरिहिलिन के सिचुएशन में निकटतम दूरी पर होते हैं, तो जब देखो ये दोनों बहुत नज़दीक है तो इस टाइम पर जो भी सनलाइट मिली होगी वो ज़्यादा मिली होगी, जब इस वाले पार्ट्स की अपेक्षा, है ना। दोनों नज़दीक हैं तो आपकी जो गर्मी है, ठीक है, वो ज़्यादा मिली होगी, और जब दोनों दूर हैं तो गर्मी आपकी कम मिली होगी। तो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 7% अधिक गर्मी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, एनवीएस एग्जाम में, ठीक है। 3 जनवरी को
4 जुलाई की अपेक्षा 7% आपकी गर्मी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अर्थ और सन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, और यही कोज है जिस वजह से जो उस वक्त हमारी अर्थ 7% ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करती हैं 4 जुलाई की अपेक्षा। 4 जुलाई में हमारे यहाँ तो गर्मी होती है, बट आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, ठंड पड़ती है। ठीक है, हमारे यहाँ 3 जनवरी अब ठंड पड़ रही है, बट हमारे जो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का साउदर्न पार्ट, वहाँ पर आपकी क्या हो रही है, इस वक्त गर्मी हो रही है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, 7% का फंडा भी समझ में आ गया। अब इंसोलेशन को काफ़ी फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलर रेडिएशन यानी सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं? तो आपके भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपको ज़्यादा सूर्य ताप मिलेगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पर सूर्य ताप भी ज़्यादा होगा, तापमान भी ज़्यादा होगा। जहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुँचेगी, सूर्य ताप भी कम होगा, गर्मी भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा। ये तो बेसिक सी बात है, आप सबको पता है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से पर्टिकुलर पूरी अर्थ पर एक जैसा टेम्परेचर नहीं मिलता? तो भाई सबसे पहला आता है सूर्य की किरणों का झुकाव। 1 मिनट, ये हिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है भाई सूर्य, नंबर 1 इज सूर्य की किरणों का झुकाव। ठीक है, सूर्य की किरणों का झुकाव। अब एक चीज ध्यान से समझो, हमारी अर्थ है ना इस फॉर्म में नहीं है, हमारी अर्थ इस तरीके से है। आप सबको पता है अर्थ अपने 23.5 डिग्री के एंगल पर क्या हुई है, झुकी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है अर्थ। ठीक है, थोड़ी सी क्या है अर्थ भाई, झुकी हुई है। और इसी वजह से क्या होता है, ध्यान से देखो, मान लो अब यहाँ पर सन है, ठीक है, अर्थ है थोड़ी सी झुकी हुई, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो आपकी बिल्कुल सीधी किरणें जाएंगी, सीधी किरणें जाएंगी। अब मान लो आपकी 5 किरणें हैं, ठीक है, ये 5 किरणें भाई, इन 5 किरणों को सिर्फ इतना सा एरिया कवर करना पड़ रहा है अर्थ का, और यही आपकी 5 किरणें यहाँ पर भी जा रही हैं। अब इन 5 किरणों को आपको कितना ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है, यही चीज़ आपकी यहाँ पर भी होती है। ठीक है, तो किरणों का झुकाव, अर्थ की किरणें जब तक आपकी बिल्कुल वर्टिकल पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, तो जो सूर्य ताप है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर अर्थ की किरणों को ज़्यादा झुकाव हो जाता है, उन्हें ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ जाता है, तो जो आपको सूर्य ताप प्राप्त होगा वो कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो ये आपका निर्भर करता है सूर्य की किरणों के झुकाव, अर्थ की सिचुएशन पर, अर्थ के कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, अर्थ के सामने सन के सामने अर्थ का कौन सा पार्ट है। अब जैसे यहाँ तो दिन चल रहा होता है और यहाँ क्या चल रही होगी, रात। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो सन आ रहा है तो दिन है, बैक वाले पार्ट में अर्थ के में क्या चल रही होती है, रात। और जब अर्थ घूमती है अपने अक्ष पर, अपने एंगल पर, तो ये वाला पार्ट फिर सन के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, और बैक वाले पे क्या चली जाएगी, रात चली जाएगी। तो सूर्य की किरणों का अगर हम देखें तो इस तरीके से आपके क्षेत्रफल पर, यानी एरिया, आप क्या कह सकते हो, एरिया, ये कौन सा फैक्टर हो गया, एरिया। यानी जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो कम एरिया कवर करती है, तो ज़्यादा सूर्य ताप मिलता है। सूर्य की किरणें थोड़ी आपकी टेढ़ी तिरछी पड़ती हैं तो उसे ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, तो कम सूर्य ताप मिलता है। तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, एरिया। सूर्य की किरणों की वजह से, झुकाव की वजह से आपका एरिया, फर्स्ट चीज़ तो ये आ गई। सेकेंड चीज़ आती है सूर्य की किरणों की झुकाव में आपके वायुमंडल की मोटाई। भाई वायुमंडल की मोटाई कैसे इफेक्ट होगी, तो देखो आपको, देखो 12 जो हमारा वायुमंडल है, अर्थ है, अब आपकी जो अर्थ है इसके चारों ओर आप सबको पता है क्या है, एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके काफ़ी ज़्यादा वेदर कंडीशंस, जैसे बादल है आपके, धूल कण है आपके, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी ये चीज़ें आती हैं, और सूर्य की जो किरणें हैं उन्हें इन सब चीज़ों को पार करके ही तो वो अर्थ के ऊपर आएगी। तो ये माना जाता है कि जो सूर्य की किरणें हैं उसे 12 गुना मोटे एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पार करके अर्थ पर पहुंचना पड़ता है। तो ये जितनी अधिक दूरी तय करेगी सूर्य की किरणें एटमॉस्फेयर में, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में आपके क्लाउड भी होते हैं, क्लाउड
आपकी 27% जो सूर्य की किरणें उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसे अर्थ पर जाने ही नहीं देते। आप हीट बजट में पढ़ोगे उस चीज़ को, इनको वापस भेज देते हैं उनको यानी अगर 100 यूनिट मान लें हम इंसोलेशन कर लेना, इसको इंसोलेशन है ये, ठीक है। अगर हम इंसोलेशन की बात करें, अगर भाई हम इंसोलेशन को 100 यूनिट मान लें तो 27 जो यूनिट है वो तो सीधा ही है आपकी क्लाउड है, वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यानी ये 27 अर्थ के पास पहुंचेगी नहीं। 6% आपके धूल के कण होते हैं, ठीक है, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, वो इनको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ बिखेर देते हैं। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सनलाइट को इफेक्ट करती हैं। तो भाई वायुमंडल में जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी सूर्य की किरणें, उतना ही ज़्यादा उनका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, परावर्तन होगा, और परावर्तन के अलावा अवशोषण भी होता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं कुछ पार्ट, और उसके साथ साथ आपका बिखराव भी होता है यानी स्कैटर भी होता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों प्रोसेस होते हैं आपके वायुमंडल में जो सूर्य की किरणों के साथ करते हैं, और इसी की वजह से हमारी अर्थ ओनली 51% ही सौर जो लाइट है वो रिसीव करती है, बाकी 49% तो आपका पहले ही एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है इन तीनों प्रोसेस के द्वारा। तो दूसरा था ये वायुमंडल की मोटाई। अब एक और चीज़ आती है सेकंड जो मेजर फैक्टर है वो आता है आपका दिन की अवधि। ये तो दोनों सूर्य की किरणों के झुकाव में आ जाएंगी, एरिया और वायुमंडल की मोटाई। सेकंड आता है दिन की अवधि। तो भाई दिन की अवधि कैसे इफेक्ट करती है? देखो दिन की अवधि में क्या होता है, ये आपका अब विंटर सीजन चला हुआ है, विंटर पता है आपको सीजन आ रहा है और चल रहा है, तो अब हमारे दिन कितने छोटे छोटे हो गए हैं। तो दिन जितने छोटे होंगे उतनी ही कम सूर्य ताप मिलेगा, ठीक है, उतने ही कम। अब देखो सूर्य ताप आपका 5 बजे दिन छिप जाता है, तो 5 बजे के बाद तो कोई सूर्य ताप नहीं मिलेगा, है ना। और जितने ही बड़े लंबे दिन होंगे, बड़े दिन होंगे, उतना ही दिन आपका लेट तक छिपेगा। जैसे गर्मियों में 7:30 बजे जाके आपका दिन छिपता है, तो देखो यहाँ पर 5 बजे छिप गया था, यहाँ 7:30 बजे, तो 2.5 घंटे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, सूर्य ताप मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सूर्य ताप हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो जितने लंबे दिन होंगे उतना ही ज़्यादा सूर्य ताप मिलेगा, जितने छोटे दिन होंगे उतना ही कम सूर्य ताप मिलता है। तो दिन की अवधि भी इफेक्ट करती है किसको भाई, सूर्य ताप को। थर्ड आता है आपका पॉइंट भूमि का ढाल। भूमि का ढाल कैसे इफेक्ट करता है? देखो ये कोई आपका क्या है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। भूमि का ढाल तो हम इसे स्लोप तो इसी से दिखाते हैं। तो मान लो ये सन के आपके बिल्कुल स्ट्रेट वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो लाइट मिलेगी, सनलाइट होगी जो इस एरिया में, वो क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है, और स्ट्रेट जो लाइन पड़ेगी इस एरिया में बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है ना, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सूर्य ताप मिलेगा, ठीक है। और उसी की तरफ दक्षिणी ढाल पर हम बात करें, जब सन आपका ये रोटेट करता हुआ सन एक बार इस पर भी आएगा ना, तो यहाँ पर जो सूर्य ताप मिलेगा, ठीक है, वो आपका क्या मिलेगा, कम मिलता है। तिरछी किरणें पड़ती है इस वाले पार्ट पर, और यहाँ पर कैसी पड़ेगी भाई, बिल्कुल वर्टिकल पड़ने की वजह से ये इस वाले पार्ट पर ज़्यादा सूर्य ताप मिलता है। तो सूर्य के जो सामने वाले ढाल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा अधिक सूर्य ताप मिलेगा, जो बैक वाले ढाल होते हैं वहाँ पर आपका कम सूर्य ताप मिलता है। और इसी के तरीके से आपके ढाल भी इफेक्ट करते हैं किसको, सूर्य ताप को। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 4 आता है सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंकों की संख्या ये कैसे होते हैं? देखो हमारा जो सन है, ये सन में सनस्पॉट होते हैं, क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में सनस्पॉट, सौर कलंक। ये जो सनस्पॉट होते हैं ना, ये अपने आप ही सन के अंदर बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं, ठीक है। बनते रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये सौर कलंक जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, और जितने ज़्यादा ये कम होते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी कम होती है। तो सौर कलंकों की संख्या बढ़ेगी तो आपका जो सूर्य ताप मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। सौर कलंकों की संख्या घटेगी तो भाई जो सूर्य ताप मिलेगा वो भी आपका कम मिलता है। तो इस तरीके से जो सौर कलंकों की संख्या ये भी इफेक्ट करते हैं सूर्य ताप को। नेक्स्ट आता है जल और स्थल का वितरण।
जल और स्थल का वितरण, आपका वाटर और लैंड एरिया दोनों का वितरण कैसे इफेक्ट करता है। अब देखो, आपका जो स्थल एरिया है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, वाटर एरिया देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, इस चीज़ का तो आपको पता है। अब हमारे जो अर्थ है, अर्थ पर उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में आपका लैंड पार्ट अधिक है और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में आपका वाटर एरिया क्या भाई आपका अधिक है। तो इसी वजह से जो आपका वाटर वाला एरिया है, मैंने बताया वो देर से गर्म होगा और ठंडा भी देर से ही होता है, तो इसे गर्म होने में अधिक ऊष्मा लेता है ये, ठीक है, और फिर बाद में अधिक टाइम तक गर्म भी रहता है, ठंडा भी बहुत ज़्यादा देर तक होता है। तो ज़्यादा ऊष्मा कौन लेगा, वाटर वाला पार्ट, ठीक है। तो ज़्यादा सूर्य ताप, जहाँ पर वाटर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा सूर्य ताप मिलेगा, जहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा होगा वहाँ कम सूर्य ताप मिलता है, ठीक है। ये रिलीज भी उतनी जल्दी कर देता है लैंड एरिया, तो इस तरीके से ये इफेक्ट, ये आपका भी इफेक्ट करता है, देर से गर्म और देर से ठंडा होना। नेक्स्ट आता है धरातल की प्रकृति। देखो, धरातल की प्रकृति यानी हमें आपका सरफेस एरिया कैसा है, ठीक है भाई, आपका सरफेस एरिया कैसा है ये चीज बतानी है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी अर्थ पर जो अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है चीजों को, ठीक है। आपका देखो वाटर वाला पार्ट है, अब अर्थ पर आपको पता है कि मैक्सिमम पार्ट पर तो वाटर है, 71% लगभग आपका वाटर है, बाकी भाई आपके 29% पर क्या है, लैंड है, ठीक है, धरती है। अब जो ये 71% है वाटर एरिया है, यहाँ पर भी हीट मिलती है, इसे भी सूर्य ताप लेता है और आपका एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण हो जाता है इससे। 29% पर आपका लैंड वाला पार्ट है, धरती है, ठीक है, देर से गर्म देर से ठंडा होता है। तो ये यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका जो लैंड वाले पार्ट पर भी अवशोषण कर देती है। अवशोषण कैसे करती है, ऑब्जर्व कैसे करती है, जैसे आपके धरातल में काली मिट्टी है भाई, काली मिट्टी ज़्यादा जितनी भी हीट इसे मिलती है ना, ये उस हीट को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, पूरी हीट को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जैसे धरातल में काली मिट्टी वाला जो एरिया होता है। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग टाइप की मिट्टी है, हर धरातल एक जैसा तो आपका है नहीं, कहीं पर पथरीला है, कहीं पर बर्फीला है, तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्फीला इलाका भी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा धरातल अलग अलग मटेरियल से बना है और इस वजह से आपकी जो सूर्य ताप है पूरे धरातल पर अलग अलग ही हमें मिलता है। बर्फीले और जो आपके पथरीले इलाके हैं वो अधिकतर जो उनका सूर्य ताप होते हैं उनको प्रतिबिंबित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि आपके इंसोलेशन यानी सूर्य ताप को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो सूर्य ताप को इफेक्ट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, आई थिंक सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ पर जो आपका सूर्य ताप है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। अब इसके लिए एक सीधा कंसेप्ट आपको लर्न रखना होगा, 1 किलोग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक, ध्यान से पढ़ना है इसको, 1 किलोग्राम जल के तापमान को, जल के तापमान को, चलो सीधा तुम लिख ही लो ढंग से, 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए या गर्म करने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई एक, दूसरा मार्कर लेते हैं, 1 किलो कैलोरी। क्या कहेंगे, 1 किलो कैलोरी
ये एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी, ऑप्शन में आपको 1 किलो कैलोरी लिखा हुआ मिलेगा। 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो प्रयोग की गई ऊष्मा है उसे हम कहते हैं 1 किलो कैलोरी। ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट को लर्न रखना, ये सीधी एग्जाम में आती है 1 किलो कैलोरी। अब आपका पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। वितरण से संबंधित देखो आप सबको पता है भाई, थोड़ा सा इधर समझ लो, जो आपका 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम सूर्यताप देखने को मिलता है क्योंकि सारा साल सूर्य की किरणें बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है इस एरिया पर। और इसके साथ साथ हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोलर एरिया की ओर जाते हैं टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। आप ये भी कह सकते हो सन की जो किरणें बिल्कुल स्ट्रेट ना पड़ के तिरछी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर आपका कर्क रेखा तक, यानी आपके जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, तो इस वाले एरिया में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इससे अबव वाले एरिया में आप जाओगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता हुआ माइनस तक चला जाता है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। इसीलिए आपके दोनों पोलर एरियाज पर क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो मैक्सिमम जो आपकी हीट, जो गर्मी होती है भाई, वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में ही सबसे ज़्यादा तापमान, टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। ठीक है, वो भी आपके 5 डिग्री से अबव, क्योंकि 0 से 5 डिग्री के बीच तो दोपहर के बाद वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो आपका इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर नहीं बन पाता। 5 डिग्री से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच ही आपका मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो आपका माइनस में टेम्परेचर होता है और बिल्कुल बर्फ पड़ती है। तो ये चीज़ें भी हमारे किसको बताती है, सूर्य ताप यानी सोलर आपके किसको, इंसोलेशन को। अब इसमें आता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कितने कैलोरी, आपको 1 किलो कैलोरी, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर एरियाज है, वहां पर कितने कैलोरी जो ऊष्मा है वो हमें प्राप्त होती है प्रति सेंटीमीटर। तो भाई पोलर एरिया पर 70 किलो कैलोरी, 70 किलो कैलोरी, ठीक है, 70 किलो कैलोरी 70 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, किस पर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर। कहाँ पर, पोलर एरिया में। अब 70 आपकी मिल रही है पोलर एरिया में, तो आपके जो मरुस्थल है, जो डेजर्ट एरिया है इस वाले पार्ट में, वो तो इतने गर्म होते हैं, तो वहाँ पर कितने किलो कैलोरी होती है, तो वहाँ पर होती है भाई आपकी 320 किलो कैलोरी, 320 किलो कैलोरी प्रति आपकी स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर, प्रति सेंटीमीटर एरिया में प्रति वर्ष से भी। इसमें आपकी अगर ये है आपके 1 ईयर का, किसका भाई, 1 ईयर का, 1 ईयर में ध्रुवीय क्षेत्र में आपकी 70 किलो कैलोरी आपके सेंटीमीटर एरिया पर प्राप्त होती है प्रति वर्ष। और वही हम बात करें मरुस्थल एरिया में जो बिल्कुल गर्म होते हैं, वहाँ 320 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है प्रति सेंटीमीटर एरिया पर। ठीक है, मरुस्थल एरिया में जो कि आपके काफ़ी गर्म होते हैं। अब जो आपके ऊंचे अक्षांश होते हैं, देखो ये आपके निम्न अक्षांश होते हैं, ये 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपके होते हैं ऊंचे अक्षांश, हाई लैटिट्यूड बोलते हैं, और इस एरिया को लो लैटिट्यूड बोलते हैं। लो लैटिट्यूड में आपके फिर भी हीट और सूर्यताप अच्छा प्राप्त हो जाता है। हाई लैटिट्यूड एरिया में आपके बादल छाए रहते हैं और इसी वजह से आपका जो प्रॉपर सूर्यताप नहीं मिल पाता है एटमॉस्फेयर में भी, और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। और ठंड में अगर हम बात करें, जब आपका सन कर्क रेखा पर है, यानी 21 जून सन आपका कर्क रेखा पर बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो उन आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहता है भाई, आपका ज़्यादा रहता है। ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त क्या होती है, ठंड होती है। और अब हमारे यहाँ ठंड है। ठीक है, आपका जो सन 22 दिसंबर वर्टिकल होता है मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सेंटर से जाती है मकर रेखा, तो आपकी 22 दिसंबर सन बिल्कुल सेंटर से जाता है ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पर पूरी गर्मी होती है 22 दिसंबर। और आप देखो आज आपकी दिसंबर मंथ ही तो चल रहा है और हमारे यहाँ क्या है, ठंड है। तो एक गोलार्ध में जब सन वर्टिकल होता है तो दूसरे गोलार्ध में अपोजिट उसकी ठंड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा सूर्यताप इस वक्त इसे मिल रहा है, तो इस वक्त यहाँ पर हमें कम सूर्यताप मिल रहा है क्योंकि सन वर्टिकल है आपका मकर रेखा पर। तो इस तरीके से पूरा रोटेशन चलता रहता है। पहले आपका 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, फिर 21 जून को आपकी कर्क रेखा पर, फिर 21 जून 23 सितंबर को अगेन
भूमध्य रेखा पर, उसके बाद 22 दिसंबर को फिर मकर रेखा पर, फिर दोबारा से 21 मार्च आपका भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, फिर 21 जून हमारे यहाँ कर्क रेखा पर आ जाएगा, जो कि इंडिया के सेंटर से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो ये था भाई सूर्य ताप का वितरण। तो ये टॉपिक मैंने फुल डिटेल में आपको करा दिया। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो कवर हो जाएगा। अब हम करते हैं अपने कोर्स की बात। तो भाई अगर देखो, इस तरीके के ही सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको कवर अप करवा रखे हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स है। तो जो भी स्टूडेंट अपने केवीएस, अब केवीएस में आपकी पोस्ट निकली हुई है, तो आप अगर आप अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? अब आप अगर सिलेबस के पीछे भागोगे, टॉपिक्स को उठाओगे, तो ये चीज़ों से बचने के लिए आप फोकस करो ना कि आपको सारा मटेरियल मिल जाए और आपको सिर्फ पढ़ना पड़े, है ना। तो क्योंकि देखो केवीएस ने ये तो बोला है कि 11th और 12th की ज्योग्राफी है, हाँ, बट फुल डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, डीप में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन वो ऊपर ऊपर से आपके एनसीईआरटी से बना के नहीं देगा, कभी भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, तो वैसे भी अब आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, तो काफ़ी ज़्यादा आप डिपेंड हो अपने सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट अपना डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, अचीवर्स एकेडमी पर जाइए और सारा मटेरियल मिलेगा आपको फुल डिटेल में। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ाया ना, वैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ फुल डिटेल में कराई है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में है कोर्स में, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सीधा आप मुझसे जुड़ोगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। उसके साथ अगर किसी स्टूडेंट को टीजीटी या पीजीटी ज्योग्राफी के या टीजीटी एसएसटी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, पर ये नोट्स आपके पेड रहेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, पेड नोट्स रहेंगे। जिस भी बच्चे को लेने हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अचीवर्स एकेडमी पर आप अपने कोर्स को परचेज करके अभी से अपनी तैयारी पर लग जाओ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो मटेरियल को इकट्ठा करने में। आपको वहाँ सिर्फ वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड सेक्शन है पूरा, 1 ईयर आपकी वैलिडिटी रहेगी, हर एक टॉपिक फुल डिटेल में है। ठीक है, केवीएस का तो सिलेबस फिर भी लिमिट में है, आप आराम से कर जाओगे और अभी से स्टार्ट करोगे तभी जाके आप अपना केवीएस का एग्जाम, मान लो वो मार्च में लेने लग जाए, तब तक आपको सिलेबस भी तो कवर अप करना है। ओके, तो पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क दिस नंबर, तो आप मुझ पर कॉल कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।